साथियों, यदि आप जीके के अत्यंत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि यदि आप एक लंबे समय से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या किसी अगले एग्जाम देने की तैयारी में है तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको आपकी तैयारी का आकलन पता चलेगा और आपको नए प्रश्नों के जरिए आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि भी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। जी हाँ दोस्तों, आपको संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। आपको यह मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। यह प्रश्न हम आपके लिए एसएससी एमटीएस 2012 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित प्रावधान शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भाग 16। दूसरा इज द राइट आंसर, भाग 16। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। हो सकता है यही प्रश्न आपके संविधान की टॉपिक से आपके क्वेश्चन पेपर में रख दिया जाए कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। यह प्रश्न हम आपके लिए आरपीएफ 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए आप निसंकोच को, जी हाँ दोस्तों, आपको इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो निसंकोच कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर फ्रांसीसी। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से लिया गया है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। उत्तर प्रदेश हमारे भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए एक या दो क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश से बार बार रिपीट होते माने जाते हैं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर 1972 में। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह प्रश्न हम आपके लिए दिल्ली पुलिस 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी ईवीएम का उपयोग कब किया गया था। पहली बार ईवीएम का उपयोग कब किया गया था भारत में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 1882 में पहली बार भारत में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको लगे आप पूरा वीडियो देखिए, 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब दीजिए। फिर बाद में यदि आपको लगे कि यार वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। मैं आपसे कहता हूं हाथ जोड़कर कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% यकीन मानिए कि यह आपके अगले एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यह प्रश्न हम आपके लिए एमपी पुलिस एसआई 2023 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हो सकता है आपके भी क्वेश्चन पेपर में यह प्रश्न पूछा जाए कि जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। बताइए। जी हाँ दोस्तों, 1974 में। दूसरा इज द राइट आंसर 1974। चलिए दोस्तों, अगला और छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि भारत की पूरी तरह जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रथम बार पूरी तरह से जैविक खेती को अपना चुका है। बताइए ऐसा प्रथम राज्य कौन सा है जिसने पूरी तरह से अपने राज्य में जैविक खेती को अपना चुका है। यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर सिक्किम। बहुत सारे साथियों ने हमारा सही जवाब दिया है सिक्किम। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में प्रिंट में थोड़ा गलत हो गया है कि इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई। आपको यह बताना है कि कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई। यह प्रश्न हमारा रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में 2008 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। बताइए कि कदम से कदम बढ़ाए जा, एकला चलो रे, अमर सुनार बंगाला,
चित दे भय शून्य। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर है कदम कदम बढ़ाए जा। यह रचना हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। ये बाकी तीनों रचनाएं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। बताइए इनमें से कौन सा जीव है जिसके कारण हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। यह प्रश्न हमारा हाल ही में यूपी पुलिस 2024 की कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ही द राइट आंसर विषाणु के कारण ही हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा भी गया है ये प्रश्न। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में आप देख सकते हैं यूपी टेट में 16, 18, 19 और 21 में कितनी बार नहीं पूछा गया। हो सकता है यही एक रचना आपके एग्जाम में रख दिया जाए, क्योंकि एक या दो रचनाएं हर एग्जाम में पूछ ली जाती है। हो सकता है यही रचना पूछ ली जाए आपके क्वेश्चन पेपर में कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आपको प्रश्न लगे, आप पूरे प्रश्न देखिए, आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला और 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार ये प्रश्न। मैं आपके लिए सिर्फ राजस्थान टेट, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान टेट 2016 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आया हूं, लेकिन कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की कौन सी भाषा थी। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तुरंत नोट करिए, यह हमारा प्रश्न यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान से रिलेटेड है, तुरंत नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान का भाग 14 का ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए कि जो संविधान का भाग 14 का ए है वह इनमें से किससे संबंधित है। बताइए फटाक से कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर न्यायाधिकरण। चलिए दोस्तों, अगला और 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। यह भी संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। हो सकता है यही प्रश्न संविधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में छपे। बताइए कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। यह प्रश्न हमारा यूपीएससी के प्री एग्जाम में 2007 में पूछा गया। समझिए, जब यूपीएससी में पूछा जा सकता है इतने सालों पहले, तो क्या आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। 100% पूछा जा सकता है। जवाब दीजिए फटाक से। जय दोस्तों, दूसरा ही द राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। चलिए दोस्तों, अगला और 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाने लगे। आपके एग्जाम में कंप्यूटर टॉपिक हो या ना हो, कंप्यूटर सिलेबस हो या ना हो, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्यूटर से बनने ही वाले। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, फटाक से कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। यह यूपी टीईटी का बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। ऐसा यूपी टीईटी का कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं जिसमें यह प्रश्न ना पूछा जाता हो। यदि घास टॉपिक आपके भी सिलेबस में तो यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं है फिर भी आप इसको याद रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके अगले एग्जाम में क्वेश्चन मिले, क्योंकि हम आपके लिए केवल वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या 100% के अगले एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। यह प्रश्न यूपी टीईटी में देखिए कितनी बार नहीं पूछा गया। बताइए कि बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, फटाक से कमेंट करके बताइए। सबको जवाब मालूम होगा कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। शिव जी का स्थान। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। बताइए कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। चीन में। जी हाँ दोस्तों, चीन में पाए जाते हैं। भारत में होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चीन में कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है जो ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, 16वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। और कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट भी हो चुका है कि केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा त्यौहार पूछा गया। बताइए कि इनमें से कौन सा त्यौहार केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर ओणम।
ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी में 2016 में पूछा गया था यह प्रश्न कि माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। फटाक से कमेंट करके बताइए सभी लोग जिनको मालूम है कि माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। 2016 में ही किया गया था। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 2016 में ही किया गया था और 2016 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा भी गया था यह प्रश्न। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा झारखंड पुलिस 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, वहां से हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। आपको जवाब देना है, फटाक से इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। चलिए दोस्तों अगला और 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि 1498 में भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। जी हाँ दोस्तों, चारों दिए गए हैं, इनमें से चारों ये विदेशी हैं। इनमें से आपको यह बताना है कि 1498 में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था। इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। यदि आपने अब तक किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में और हमसे जुड़िए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप हमसे जुड़िए, इसका जवाब दीजिए। 5वीं 6वीं में ही इसका जवाब मालूम चल जाता है। दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यदि पहली बार आए थे हमारे चैनल पर तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं 4-10 क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं और पीछे हो सकता है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो वही आपके एग्जाम में छप जाएं, लेकिन आपने जल्दबाजी में उन क्वेश्चन को देखा ही नहीं, आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया था। चलिए दोस्तों अगला और 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में बौनापन रोग किसकी कमी के कारण होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस के स्टूडेंट जल्दी से जवाब दें। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए साइंस के स्टूडेंट जवाब दें सभी बच्चे लोग कि बच्चों में बौना रोग किसकी कमी के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो बौने रह जाते हैं वह किस रोग के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण बच्चों में बौनापन हो जाता है। यह प्रश्न हमारा स्टाफ नर्स की परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। यूपी में जो स्टाफ नर्स की जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यदि नदी टॉपिक है, बांध टॉपिक है तो यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नदी, आप नदी रटते रहते हैं कि ये नदी यहाँ से निकली, ये नदी यहाँ से निकली, लेकिन नदी से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिए, फटाक से जवाब दीजिए। तीसरा द राइट आंसर बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है, यह निर्मित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला और 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट भी हुआ कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए जो ये क्वेश्चन लेकर आते हैं इनमें हम सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से पूछे जाते हैं, इसलिए देखिए हमने यह प्रश्न आपके लिए दिवस से लेकर आए क्योंकि यह प्रश्न हाल ही में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फटाक से कमेंट करके बताइए। चौथा द राइट आंसर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। करंट में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि 1971 में डिजाइन किए गए ... को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न हमारा यूपीएससी के प्री एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। यह प्रश्न कि 1971 में डिजाइन किए गए ... को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। हूबहू जिस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था उसी तरह हमने प्रश्न को रख दिया। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो बिना देर करके कमेंट में बताइए, बिना देर किए, कि 1971 में डिजाइन किए गए ... को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर क्रीपर को माना जाता है। नोट जरूर कर लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
राज्य और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, 25वें नंबर का प्रश्न है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर, राज्य के मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न एमपीटीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 90% इसके चांस है आपके अगले एग्जाम में पूछे जाने के। एमपीटीईटी 2022 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है यह कि किस जीवाश्म ईंधन को बारिड, जी हाँ दोस्तों, बारिड सनसाइड के रूप में जाना जाता है। बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए बिना देर किए। तीसरा इधर राइट आंसर, कोयले को बारिड सनसाइड के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है जो एसबीआई क्लर्क 2007 की क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले आप मेरी बात मानिए और सबसे पहले इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि 100% मुझे यकीन है कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न हम एसबीआई क्लर्क 2007 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए फटाक से, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बेहतर है, बेजोड़ तैयारी है आपकी। आपका कोई जीके में जवाब नहीं यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर, नथुला दर्रा। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन भाई बहनों ने हमारा ये पूरा वीडियो नहीं देखा होगा उनको यह प्रश्न नहीं मिला होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए और उनको नोट करिए। भले ही आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए, लेकिन यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी वाले स्टूडेंट है, तो आप इस वीडियो को देखिए ही नहीं, आप ना देखिए। यदि आप देखते हैं तो आप पूरे 300 के 300 प्रश्न देखिए और 300 के 300 प्रश्नों को समझिए। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। एस्टेट 2009 में, यानी शिक्षक भर्ती में, यूपी में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। बताइए, फटाक से कमेंट दीजिए, कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। वुड का डिस्पैच, जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, वुड का डिस्पैच। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 29वें नंबर का एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। यदि आपको इसका जवाब मालूम नहीं है तो आपकी जीके की तैयारी बहुत ही कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो यकीन मानिए कि आपकी जीके का पोर्शन बेहद ही मजबूत होता जा रहा है धीरे धीरे। बताइए कि भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल असेंबली बम कांड। उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया था, उसी बम के अपराध फेंकने के अपराध में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार किया गया था। अगला और 30वें नंबर का प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। किस मुगल शासक ने रजिया कर और तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त किया था। अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। बताइए फटाक से कमेंट करके कि किस मुगल शासक ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया था। यह प्रश्न हमारा हाल ही में 1 साल पहले बीपीएससी, जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी द्वारा प्राइमरी शिक्षक की भर्ती करवाई गई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि किस मुगल शासक ने जजिया और तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया था। सबको मालूम होगा, चौथा द राइट आंसर, अकबर ने समाप्त कर दिया था। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जीके और एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।